गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी की कक्षा में हम वितान से पाठ नंबर 3 आलो अंधारी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पेज नंबर 43 से देखिए। एक बंधु ने कहा कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा। लेखिका लिखने का पढ़ने का कार्य करती थी, तो जो तातूस थे और उसके भाई बंधु थे वे उसकी सहायता करते थे। तो ऐसे में ही एक बंधु ने लेखिका से कहा था कि मैं तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में अवश्य ही छपवाऊंगा, लेकिन इससे पहले ना तुम्हें अपनी कहानी को एक मोड़ तक पहुंचाना होगा, यानी कि उसकी एंडिंग करनी होगी, उसे अच्छे से प्रस्तुत करना होगा। और आशा करता हूँ कि तुम लिखना नहीं छोड़ोगी। और वो ये भी समझाते हैं कि तुम मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने को भेजा है। और आशीर्वाद के बाद उन्होंने अपनी बात को वहीं समाप्त कर दिया था। चिट्ठी सुनकर जो तातूस उसे चिट्ठी की बातें बता रहे थे वो सुनकर लेखिका हैरान रह जाती है, और उसे इस बात की सबसे ज़्यादा हैरानी होती है कि उन लोगों को मेरा लिखा हुआ इतना अच्छा लगा, और उसमें अच्छा लगने की तो कोई बात ही नहीं थी। वो बड़ी हैरान होती है। पर और फिर ऊपर से कहती है कि मेरी लिखावट भी खराब है और लिखने में भी भूलें। पहली बात, लिखावट खराब थी, हैंड राइटिंग उसकी खराब थी, लेकिन कहता कि फिर उसमें मिस्टेक्स इतनी होती थी, तो फिर भी उसके बाद उन्हें अच्छी लगी, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर भी बेटा वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। फिर वो लेखिका तातूस से पूछती है कि मैंने जो लिखा वह उनको इतना अच्छा क्यों लगा। तो तातूस कहते हैं तुम नहीं समझ पाओगी, अभी तुम इस फील्ड में नई नई हो ना, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। और लेखिका कहते हैं कि हाँ, मैं सचमुच में ही कुछ नहीं समझती। क्यों? क्योंकि भगवान ने समझने की जो ताकत है ना, शक्ति है, वो मुझे नहीं दी है, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तो फिर वो तातूस उसे समझाते हैं कि देखो, तुम अपना काम करो, इन सब में माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस पढ़ती जाओ और लिखती जाओ, और उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। तातूस की बात मैं अनसुनी न करती तो क्या करती। अब तातूस उसे समझाते तो क्या करती, उनकी बात तो वो क्या करती, अनसुना कर देती कि ये तो मुझे बताना ही नहीं चाहते हैं। जैसे मुझे घर में करने को कुछ और था ही नहीं। घर में कौन कौन थे बेटा? अर्जुन दा, रमन दा और सुखदीप दा, ये तीनों तो थे ही थे। अब उनके क्या होते थे, दूसरे बंधु भी वहाँ पर आने लगे थे। कौन कौन? सुमित, रजत और राहुल, ये लोग भी वहाँ पर आते जाते रहते थे। और उनका व्यवहार कैसा था? जैसे तातूस का व्यवहार था वैसा ही व्यवहार वे लोग लेखिका के साथ करते थे। ऐसे में वो क्या करती थी, उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ किताब कॉपी लेकर कैसे बैठ सकती थी। वो कहती है कि मैं लिखना तो चाहती थी, लेकिन अब क्या था कि घर में लोगों का आना जाना बढ़ गया था, तो मैं क्या, वो इतना अच्छा व्यवहार मेरे साथ करते थे, तो क्या मैं उनके साथ ऐसा करती कि उनको खिलाती पिलाती नहीं और लिखने बैठ जाती। एक दिन क्या हुआ कि तातूस उसे कहते हैं कि नहीं, तुम अपना लिख लो, लिखना और पढ़ाई का काम कर लो। तो वो लिखने पढ़ने की बातें करने में लग गई, तो एक कांड घट गया। क्या हुआ? रमनदा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी। ऐसे में लेखिका एक थोड़ा छोटा सा एपिसोड बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, कि वो लिखने पढ़ने की बातों में लग गई थी। तो उस समय क्या हुआ, एक दिन रमन दा काम से घर पर लौटते हैं, तो उन्हें बहुत अधिक भूख लगी हुई थी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर क्या हुआ, वह खाना खाने बैठ गया। अब उसने क्या किया कि खाने की प्लेट में, लेखिका ने सोचा कि खाने की प्लेट में कोई गंदगी न पड़ जाए या कोई मक्खी वक्खी न बैठ जाए, इसलिए उसने उसे उल्टा करके रख दिया। और भूख के मारे क्या था, रमन दा ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि प्लेट उल्टी रखी हुई है, और उन्होंने सब सब्जियां उस पर ले ली। अब उन सब्जियों में क्या था बेटा, एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी। और जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया,
तरी वाली क्या होता है, जो लिक्विड वाली होती है बेटा। तो जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया तो देखा कि तरी की प्लेट से, पेज नंबर 44, अब तरी की सब्जी हो और प्लेट उल्टी हो, सूखी सब्जी तो फिर भी उस पर टिक जाएगी, लेकिन अगर तरी वाली सब्जी डालें तो वो नीचे गिर रही थी। वह खाना छोड़ अवाक, हैरान होकर उसे देखने लगा। कुछ देर बाद उसकी समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट पर खाना खा रहा है। अब वो करता भी क्या, क्योंकि गलती उससे हो गई थी, तो वो वहीं पर बैठ जाता है और खूब जोर जोर से हंसने लगता है। अब लेखिका की समझ में तो आया नहीं, तो उसने तातुश से पूछा, रमन दा किसके साथ बातें कर हंस रहा है? तो तातुश बोले, और कौन है वहाँ? मैंने कहा, और तो कोई नहीं है उस कमरे में। और इतना कहकर लेखिका वहाँ जाती है और देखती है कि रमन दा अब भी हंसे ही जा रही थी। तो लेखिका उससे हंसने का कारण पूछती है और वो कुछ नहीं बता पाता, रमन कुछ नहीं बता पाते, बस हंसते रहते हैं। फिर बार बार जब लेखिका जोर देती है कि तुम क्यों हंस रहे हो, बताओ तो सही, तो वो हंसने का कारण बताते हैं और फिर वो सारा बताते हैं कि मुझे जोर से भूख लगी थी और रमन दा ने जो उल्टी प्लेट रखी थी ना, उसी पर अपनी सब्जी डाल ली और अब वो गिर रही है, तो इसी बात पर वो हंस रहे हैं। अब वो लोग तो हंस हंस कर चुप हो गए, लेकिन अब लेखिका की हंसी शुरू हो गई थी। अब फिर बाद में तातुश उसे टोकते हैं, बेबी तुम क्या हंसती ही जाओगी, खाली हंसने से ही सब हो जाएगा। यानी कि वो फिर उसे कह रहे थे कि वो हंसना छोड़ो और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। फिर क्यों? क्योंकि कहते हैं कि मेरे एक बंधु की चिट्ठी, जो लेटर है वह कई दिनों से आकर पड़ा हुआ है, उसका उत्तर भी तुम्हें देना है। अब लेखिका सोच में पड़ जाती है कि मैंने तो कभी किसी को चिट्ठी विट्ठी लिखी नहीं है, यदि लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र। अब लेखिका को चिट्ठी का उत्तर देना था, तो वो फिर परेशान हो जाती है, सोचती है कि मैंने तो आज तक किसी को चिट्ठी लिखी ही नहीं, और अगर मैंने कोई कुछ लिखा है तो दूसरों के ही लिखे हैं, जो उन्होंने कुछ प्रेम पत्र उससे लिखवाए थे। और फिर वो फिर परेशान हो जाती है कि कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कितना गलत लिखूंगी, कितना सही होगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। जैसे पहले उसने पढ़ने के टाइम किया, फिर उसने लिखने के टाइम किया था, और अब तीसरा पत्र लिखने के समय उसने किया था। फिर वो लेखिका तातुश से पूछती है, मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी? तातुश बोले, यह तुम ही सोच कर देखो, लेकिन इतना ध्यान रखना वो सिर्फ मेरे से 1 साल बड़े हैं। तो फिर वो कहते हैं कि मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। जेठू कौन होते हैं? पिता के बड़े भाई, यानी कि ताऊ जी। तो कहते हैं कि मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। तो तातुश कहते हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम लिखना चाहो वो लिख सकते हो। और फिर लेखिका ने उस बंधु को जेठू संबोधित करके ही अपनी चिट्ठी लिखी थी। और उसे लिखना तो आता नहीं था, चिट्ठी लिखना, तो जैसे तैसे बन पड़ी उसने लिख दी। पेज नंबर 45। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, प्रिय बेबी, तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी, क्या लिखूं सोचते सोचते देर हो गई। ऐसा नहीं था कि लेखिका ने उनको चिट्ठी लिख दी और उसका उत्तर ही ना आए। तो जेठू ने कहा, प्रिय बेबी, तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी, तो मुझे यह सोचते सोचते देर हो गई कि क्या लिखूं। 4-5 दिन हुए मैं यहाँ के किताबों के बाजार गया था, वहाँ बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई थी कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूँ। उस बंधु का पढ़ने लिखने में काफ़ी इंटरेस्ट था, काफ़ी रुचि थी। तो कहते हैं कि एक दिन मैं बाजार गया था, वहाँ मैंने बांग्ला की किताबें देखी, तो मेरा दिल हुआ कि मैं सारी किताबें तुम्हें ही भेज दूँ। लोग वहाँ किताबों को मछली की तरह से खरीद रहे थे और मैं हैरानी से उनको देखता जा रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया, यह जानकर भी बड़ी खुशी हुई। और फिर कहते हैं, उसे प्रेरित करते हैं कि तुमने यह बिल्कुल ठीक लिखा है कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुश और मैं बहुत चिंतित हैं। बेटा, लेखिका ने उनको लिखा कि मेरे लेखन कार्य को लेकर तातुश बड़े परेशान रहते हैं। तो कहते हैं कि हाँ, चिंता का कारण है कि तुम्हारी किताब को हम कैसे छपवाएंगे। आशा पूर्णा देवी का पाखिर खांचार पाखी कैसा लग रहा है तुम्हें तातुश ने जरूर बताया होगा कि आशापूर्ण देवी घर के
सारे काम काज निपटाकर उस समय चोरी चोरी लिखती थी जब सब लोग सो जाते थे। उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी और घर से बाहर भी वह बहुत कम निकली थी। मैं और तातुश दोनों ही आशापूर्ण देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया की काफ़ी खबर रखते हैं, इस जबकि हम में उनकी कानी उंगली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है। तुम दूसरी आशापूर्ण देवी हो सकती हो। अब बेटा जो जेठू थे, ठीक है, जो तातुश के बंधु थे, तो वो उस लेखिका को और लिखने के लिए प्रेरित करते हैं कि जैसे एक आशापूर्ण देवी थी ना, आशापूर्णा देवी एक लेखिका थी। लेखिका तो क्या थी, वो लेखिका की तरह से ही तो थी वो भी, ठीक है। वो एक अच्छी इतनी बड़ी राइटर नहीं थी, लेकिन समय और हालात ने उसे लिखने को मजबूर कर दिया था और उन्होंने लिखना सीख लिया था। तो कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम्हारी कहानी जो है ना ये अखबार में छपे, तो तुम्हें आशापूर्णा देवी से मोटिवेट होना पड़ेगा कि किस तरह से वो अपने सारे घर के कार्य निपटा कर बैठ जाती थी और लिखना पढ़ना उन्होंने शुरू किया था और छुप कर पढ़ती थी। तो तुम भी एक दूसरी आशापूर्णा देवी हो सकते हो। जेठू इसी तरह से लेखिका का उत्साह बढ़ाते रहते थे। ऐसी बात नहीं है कि तातुश और जेठू ही उत्साह बढ़ाते थे, दूसरे लोग भी थे। ऐसे तातुश के एक बंधु थे रमेश बाबू, जो उसका मनोबल बढ़ाते रहते थे और तातुश उसे भी लेखिका की सारी बातें बताते थे। फिर वो कहते हैं, एक दिन तातुश उसे कहते हैं कि देखो तुमने यह जो लिखा है वह मेरे बंधु को बहुत बहुत अच्छा लगा। एनी फ्रैंक की डायरी की तरह एक डायरी आई थी एनी फ्रैंक, वो आप सबको पता है उसका। तो कहते हैं कि जो मेरे जो दोस्त हैं ना रमेश बंधु, उनको तुम्हारा ये अच्छा लगा। फिर वो पूछती है यह एनी फ्रैंक कौन है। जब तातुश उसे बताते हैं, तातुश बेटा उसके बारे में उसे बताते हैं और एक पत्रिका निकालकर उसमें से उसकी डायरी भी के कुछ अंश लेखिका को पढ़कर सुनाते हैं। अब लेखिका को एनी फ्रैंक की बातें सुनकर उनसे भी प्यार हो गया था। शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। वह मेरी ही वयस्क की ही थी और जेठी की बंधु थी, ठीक है। अब ये कौन थी शर्मिला? शर्मिला लेखिका की उम्र की थी और जो जेठी थी उसकी बंधु थी। वह कोलकाता में शिक्षिका थी, कहीं पढ़ाती थी। वो अब लेखिका को कैसे पता कि शर्मिला दी उनसे प्यार करती थी? तो जो चिट्ठियां आती थी ना, उनसे मालूम होता था कि वह उनसे अत्यधिक प्रेम करती है और इतना प्रेम करती है जितना लेखिका को किसी से भी नहीं मिला। और लेखिका ने फिर महसूस किया कि सचमुच में ही उसे अब एक सहेली मिल गई है। पेज नंबर 46। उनकी चिट्ठियां पढ़कर बार बार इच्छा होती कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेलूं, यह करूं वह करूं। उनसे पूछूं, शर्मिला दी हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे, कभी मिल भी सकेंगे या नहीं? मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी? लेखिका शर्मिला दी से प्यार करने लगी थी। वो उनसे बातें करना चाहती थी, मिलना चाहती थी, हंसना खेलना चाहती थी उनके साथ। तो वो सोचती थी कि मैं उनसे मिलूं और उनका धन्यवाद भी कैसे दूं। एक दिन घर में एक अलमारी की चीज़ें पोंछते समय मैंने वहाँ एक फ़ोटो एल्बम देखा। मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थी। अब क्या था, लेखिका सफाई तो करती ही थी, तो एक दिन देखती है कि अलमारी लिखा हुआ बेटा आपकी बुक में कि अलमारी के पीछे जब वो सफाई कर रही थी, पोंछ रही थी उनको, तो एक फ़ोटो एल्बम दिखाई दिया। अब लेखिका में ज़्यादा उत्सुकता तो थी ही, वो उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। तो उसमें देखा, उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में कौन थे? जेठू थे। उनकी एक तरफ शर्मिला दी थी और दूसरी तरफ अर्जुन दा। और एक तस्वीर में कौन था? जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला को उसने कहाँ तक देखा था बेटा? अब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में देखा था, लेकिन वह उनसे कभी मिली नहीं थी। अब लेखिका को वो तस्वीरें देखकर उनसे मिलने की इच्छा अधिक हो गई थी। अब शर्मिला दी जब लेखिका को चिट्ठी भेजती तो साथ में लेखिका के जो उत्तर थे वो देती और सुंदर
डिजाइन बना बना कर ना सादे कागज भी काट कर रख देती थी। शर्मिला दी लेखिका भी थी। उनकी एक किताब तो छप चुकी थी और पत्रिकाओं में भी उनकी कहानियां छपती रहती थी। वो क्या करती शर्मिला दी, उनसे प्यार, लेखिका से प्यार करती थी, उसके बच्चों का हालचाल पूछती रहती थी। और फिर वो लेखिका सोचती कि कहाँ तो मैं एक काम करने वाली और कहाँ पर ये पढ़ी लिखी लड़की। फिर वो लेखिका सोचती कि चिट्ठियों में जो हम बातें कर लेते हैं ना, शायद मिलने पर इतनी बातें न हों। और फिर सोचती हो सकता है जब हम मिलें तो और अधिक बातें करें। ये पेज नंबर 46 तक मैंने आपको करवा दिया है। इसकी व्याख्या आप अपनी नोटबुक में लिख लेना या इसको अच्छे से पढ़ लेना।